हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होते हैं तथा साथ ही साथ जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, उसकी संरचना भी देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि दोस्तों हम बात करें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की, तो देखिए एंटीबॉडी बेसिकली क्या होते हैं। यह मानव शरीर में जैसे मान लीजिए कोई बाह्य प्रतिजन, जैसे कोई मान लीजिए एंटीजन या बाह्य प्रतिजन कह सकते हैं। तो एंटीजन या जो प्रतिजन है, यदि वो कोई बाह्य प्रतिजन जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, विषाणु यानी जीवाणु या वायरस, तो देखिए जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरिया या वायरस, यदि कोई मान लीजिए बाह्य प्रतिजन आता है जैसे मान लीजिए जीवाणु या विषाणु आदि यदि शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है, देखिए तो जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है, तो बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है जो कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर मौजूद होती है, तो बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। तो मान लीजिए जब मानव शरीर में कोई बाह्य प्रतिजन या जैसे जीवाणु या विषाणु यानी बैक्टीरिया या वायरस यदि कोई प्रवेश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीटा लिम्फोसाइट की कोशिकाओं द्वारा स्रावित या संश्लेषित होते हैं, और ये किसी भी बाह्य प्रतिजन जैसे जीवाणु या विषाणु आदि को नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये एंटीबॉडी या विषाणु का एंटीबॉडी या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी की डेफिनेशन या परिभाषा होती है। क्या होती है कि कोई भी बाह्य प्रतिजन जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की संश्लेषण किया जाता है प्रोटीन का, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। चलिए, यदि हम बात करें एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी की, तो प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में देखिए आईजी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आईजी से। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। तो प्रतिरक्षी को शॉर्टकट में इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में क्या दर्शाया जाता है, इसको इंग्लिश के संकेत आईजी से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें प्रतिरक्षी की, तो देखिए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जो है ये रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 20% भाग बनाती हैं। यानी हमारे रक्त में मुख्य रूप से दो चीजें पाई जाती है, एक तो प्लाज्मा होती है और दूसरे क्या होती हैं, रुधिर कणिकाएं होती है। तो उसमें से क्या होता है, 60% तो प्लाज्मा होता है रक्त में, और 40% भाग जो बचा वो रुधिर कणिकाएं होती है। तो उनमें से टोटल 20% भाग जो प्लाज्मा का है, यानी 60% तो टोटल प्लाज्मा होती है, तो प्लाज्मा का हम कह सकते हैं कि जो 20% भाग है वो क्या होता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाते हैं। तो यही एंटीबॉडी क्या करते हैं, किसी भी विशेष प्रकार के एंटीजन को समाप्त करने का काम करते हैं। यानी एंटीजन को खत्म करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का होता है। अब यदि बात करें हम किसकी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के बारे में, तो देखिए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी की संरचना यदि हम बात करें, तो देखिए कोई भी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी है, तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी अणु की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये बाई के शेप की होती है, यानी बाई के आकार की होती है। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला का बाई अक्षर होता है, सेम उसी के जैसे संरचना होती है किसकी, ये संरचना होती है एंटीबॉडी की। वहीं यदि हम बात करें एंटीबॉडी की, तो देखिए प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो प्रत्येक एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, भारी होती है। भारी, हम इसको दीर्घ श्रृंखला भी कह सकते हैं। तो इनमें से 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, भारी होती है यानी दीर्घ होती है, या हम इसको इंग्लिश के अंदर हैवी कह सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें, इनमें 2 और जो श्रृंखलाएं होगी वो कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिरक्षी अणु होता है उसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिनसे मिलकर आपस में प्रतिरक्षी की संरचना बनती है, और यह संरचना बाई के शेप की होती है, यानी बाई के आकार की होती है। अब इसमें से चूंकि अब इसमें से 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, भारी होती है, वहीं 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, हल्की होती है। और दोनों श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें से देखिए पहला क्षेत्र क्या कहलाता है, परिवर्तनशील क्षेत्र, और दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र। स्थिर क्षेत्र को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, और परिवर्तनशील क्षेत्र होता है पहला नंबर। तो पहला हो गया परिवर्तनशील क्षेत्र,
और दूसरा क्या होता है, स्थिर क्षेत्र। तो ये दोनों प्रमुख रूप से क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें, अब चूंकि जो प्रतिरक्षी की संरचना होती है उसमें दो हैवी चेन होती है, यानी दो भारी श्रृंखलाएं होती है। तो भारी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, भारी श्रृंखलाओं को देखिए हम कहते हैं हैवी चेन। तो भारी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, हैवी कहते हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी वर्णमाला के शॉर्टकट में हमने क्या लिखा है, एच लिखा है। तो इसलिए हमने एच लिखा है। एच मतलब हैवी यानी भारी। अब देखिए दो श्रृंखलाएं कैसी होती है, भारी। तो भारी श्रृंखला को हमने H2 लिख दिया, मतलब एच मतलब हैवी। तो हैवी कितने श्रृंखला है, दो। उसी प्रकार तो लोअर श्रृंखला कितनी है, लोअर श्रृंखला है दो। यानी छोटी श्रृंखला कैसी है, या छोटी या हल्की श्रृंखला कैसी है, दो। तो L2 इसको हमने शॉर्टकट में दर्शा दिया। तो इस प्रकार से इसको हम H2L2 के रूप में भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि जो प्रतिरक्षी अणु होता है इसकी संरचना बाइक्याकार की होती है। वहीं जो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें से 2 भारी श्रृंखलाएं होती है तथा 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। और दोनों श्रृंखलाओं के में क्या होते हैं, 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें एक परिवर्तनशील क्षेत्र होता है और दूसरा स्थिर क्षेत्र होता है। अब देखिए प्रत्येक श्रृंखलाएं यानी पॉलीपेप्टाइड की जो प्रत्येक श्रृंखलाएं हैं ये परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। यानी इस प्रकार से 2 सल्फर बंध आपस में जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये आपस में 2 सल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है। अब देखिए जो एंटीजन होते हैं इसमें एक विशिष्ट क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। तो प्रतिजन बंधक स्थल में क्या होता है, जो भी एंटीजन होते हैं ये आकर के क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। और आकर फंस जाते हैं और प्रत्येक प्रतिरक्षी या एंटीजन जो है ये एक विशिष्ट प्रकार के लिए होते हैं। यानी प्रत्येक प्रतिरक्षी जो होती है एक विशिष्ट एंटीजन विशेष के लिए होती है। यानी एक प्रतिरक्षी जो है एक अलग ही प्रकार के एंटीजन को समाप्त करेगी। यानी अलग अलग एंटीजन को समाप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण बॉडी में होता है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए यदि हम बात करें इसकी संरचना की, तो यहाँ पे अब हम एंटीबॉडी की संरचना आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी की संरचना में हमने आपको क्या बताया कि इसमें सबसे पहले तो क्या होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं, यानी 4 श्रृंखलाएं होती है। अब देखिए इसमें टोटल इस प्रकार से 4 श्रृंखलाएं होती है। इस प्रकार से इसमें 4 क्षेत्र टोटल होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रतिरक्षी की संरचना में टोटल यहाँ पे 4 प्रकार के आपको श्रृंखलाएं दिखाई देती है। देखिए एक श्रृंखला तो ये हो गई, देखिए ये हो गई पहली श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला, ये तीसरी श्रृंखला और ये चौथी श्रृंखला। तो इस प्रकार से 4 श्रृंखलाएं बनी होती है किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना में। अब इन चारों श्रृंखलाएं में जो चारों श्रृंखलाएं हैं ये किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ये चारों श्रृंखलाएं जो है 1 2 3 4 ये चारों श्रृंखलाएं किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अब देखिए अब ये आपस में जुड़े किसके माध्यम से होती हैं, आपस में ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो देखिए इसमें टोटल डाइसल्फाइड बंधों की संख्या कितनी होती है, 16। कितनी होती है, 16 यानी 16। तो देखिए किस प्रकार से आपस में इसमें डाइसल्फाइड बंध जुड़े होते हैं। तो देखिए इसमें आपस में कुछ इस प्रकार से डाइसल्फाइड बंध जुड़े होते हैं।
इस प्रकार से देखिए टोटल 16 आपस में डाई सल्फाइड बंध जुड़े होते हैं। अभी कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक तो यहां पे जुड़ेगा, आपस में डाई सल्फाइड बंध 16 डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये देखिए यहां पर भी क्या होगा, आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा ये भी जुड़े हैं, ये भी यहां पे आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हैं आपस में। अब इधर देखिए ये भी आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हैं, इधर साइड भी आपस में सभी श्रृंखलाएं जो है ये पॉलीपेप्टाइड के माध्यम से इस प्रकार आपस में अटैच रहती हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितनी होती है 16, यानी टोटल यहाँ टोटल 16 पॉलीपेप्टाइड की 16 यहाँ पे आपस में डाई सल्फाइड की संख्या होती है। तो डाई सल्फाइड की श्रृंखला कितनी है 16, और यहाँ पे टोटल श्रृंखलाएं कितनी होती है 4। अब देखिए आपस में यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए ये आपस में इस प्रकार इससे भी एक दूसरे से डाई सल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना में टोटल 16 प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, आपस में डाई सल्फाइड बंध होते हैं। और इन्हीं डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में प्रतिरक्षी अणु या प्रतिरक्षी की जो श्रृंखलाएं होती है ये आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ी रहती है। अब देखिए अब हमने क्या कहा कि जो 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है ये चारों के चारों किसकी बनी है श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड की। और वहीं आपस में जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती है वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये क्या है, डाइसल्फाइड बंध है, यानी 2 सल्फर के बंध है आपस में सल्फाइड बंध है। अब देखिए यदि हम इसमें बात करें तो इसमें दोनों साइड हमने क्या कहा कि इसमें 2 श्रृंखलाएं होती है। 4 श्रृंखलाओं में से 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, लंबी श्रृंखला होती है जिसको हम दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैसी कहलाती है, ये दोनों भारी श्रृंखला कहलाती है। ये दोनों भारी श्रृंखला कहलाती हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, हैवी चेन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, हैवी चेन कहते हैं। वहीं देखिए यदि हम बात करें इनकी, एक तो ये छोटी वाली श्रृंखला और ये छोटी श्रृंखला, तो 2 जो श्रृंखलाएं होती है ये कैसी कहलाती हैं, ये हल्की श्रृंखला या लघु श्रृंखला कहलाती हैं। ये हल्की श्रृंखला कहलाती हैं, ये हल्की श्रृंखला कहलाती हैं, ये हल्की या लघु श्रृंखला कहलाती हैं। ये दीर्घ श्रृंखला भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि भारी श्रृंखला होती है या लंबी श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें एक तो हो गई भारी श्रृंखला और एक होती है हल्की श्रृंखला। अब हमने क्या कहा कि हमने इनको H2 और L2 के रूप में निरूपित किया जाता है। इसको हम H2 और L2 के रूप में निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी श्रृंखला होती है, हैवी श्रृंखला कितनी है 2, तो H2। उसी प्रकार हल्की श्रृंखला कितनी है, यानी लो श्रृंखला कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 L2 हो गए। तो इस प्रकार से इसको आपस में H2 और L2 के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए इसमें 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और एक होता है कांस्टेंट यानी कि स्थिर क्षेत्र। तो देखिए नीचे के जो क्षेत्र हैं, एक ये वाला नीचे का क्षेत्र, इसका भी ये नीचे का क्षेत्र, ये भी नीचे वाला क्षेत्र और ये भी नीचे वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाते हैं, ये स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं। ये स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं, ये स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं। और वहीं ऊपर के क्षेत्र, देखिए ऊपर का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसमें ये वाले क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र आपस में क्या कहलाते हैं, ये आपस में कहलाते हैं भारी, ये स्थिर क्षेत्र हो गए और ये क्या है, परिवर्तनशील क्षेत्र। ये परिवर्तनशील क्षेत्र। तो देखिए ये आपस में क्या है, परिवर्तनशील क्षेत्र है। इसको हम परिवर्तनशील क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसलिए इसको हम परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें इनमें आपस में, तो इनमें आपको यहाँ पे खांचे नुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल। प्रतिजन बंधक स्थल, इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल या प्रतिजन बंधक क्षेत्र। तो देखिए इन प्रतिजन बंधक स्थल में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं, इसमें टोटल यदि प्रतिरक्षी अणु की संरचना की बात करें तो 4 श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3 और 4। तो इन चारों श्रृंखलाएं आपस में पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती हैं। और चारों श्रृंखलाएं आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, तो आपस में डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं।
अब देखिए, अब इन 4 श्रृंखलाओं में से 2 हैवी चेन होती है, यानी 2 भारी श्रृंखलाएं होती है, और 2 कैसी होती है, 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। देखिए ये वाली और ये वाली, ये दोनों छोटी श्रृंखला है तो इसको हम हल्की श्रृंखला भी कहेंगे। अब देखिए इसमें 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। नीचे वाले जो हैं सभी के सभी 1 2 3 4 ये सभी स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं। वहीं ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं 1 2 3 4 ये सभी क्या है, परिवर्तनशील क्षेत्र हैं। अब देखिए, अब इन क्षेत्रों में क्या होता है मुख्य रूप से कि ये जो प्रतिजन बंधक स्थल है, इस प्रतिजन बंधक स्थल में कोई भी, मान लीजिए यदि एंटीजन आता है, यानी कोई भी प्रतिजन आता है, तो वो आकर के फंस जाता है और यहां पे ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रतिरक्षी होती है, एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के लिए होती है, यानी एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी अणु की संरचना में टोटल 4 श्रृंखलाएं होती है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं जो है लंबी होती है, भारी होती है, जिसलिए उसको हम भारी श्रृंखला कहते हैं, और 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, हल्की होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, छोटी या लघु श्रृंखला भी कहते हैं। और आपस में पॉलीपेप्टाइड की जो चारों श्रृंखलाएं होती है, ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, ऊपर का क्षेत्र परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है और नीचे के सभी क्षेत्र क्या कहलाते हैं, स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं। अब आपस में यदि हम बात करें तो इनके बीच बीच में प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां आके कोई भी एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होता है, फंस जाता है और वो यहीं पर के समाप्त हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी की अणु की संरचना यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।